आपको वो आंकड़े दिखाते हैं जिनका आपको बेसब्री से इंतजार है और आपको बताते हैं कि कर्नाटक का आज का पोलिंग परसेंटेज क्या कहता है। आज कर्नाटक की कुल 224 विधानसभा सीटों पर शाम 5 बजे तक 68.77% वोट डाले गए और यह वोटिंग परसेंटेज पिछली बार की तुलना में काफी कम है। 2018 के चुनाव में 72.1%, 2013 में 71.83% और 2008 के विधानसभा चुनाव में 64.84% वोट डाले गए थे और इस हिसाब से कर्नाटक में इस बार पिछले 2 चुनावों की तुलना में काफी कम वोटिंग हुई है, यानी लोगों की दिलचस्पी चुनाव में पहले के मुकाबले कम थी। और इस बार वोटिंग का पैटर्न वर्ष 2008 में हुए विधानसभा चुनावों के जैसा रहा है। 2008 के विधानसभा चुनाव में ये वो चुनाव हैं जिनमें कर्नाटक में बीजेपी ने अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया था और उस समय बीजेपी को राज्य में अब तक की सबसे ज्यादा 110 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 80 मिली थी और जेडीएस को 28 सीटें तब मिली थी। यानी कर्नाटक में पिछली बार जब 70% से कम वोट डाले गए थे तब बीजेपी ने चुनाव में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। इसलिए इस बात को वो अपने लिए एक शुभ संकेत मान सकती है, क्योंकि कर्नाटक में जब वोट कम पड़ते हैं तो बीजेपी को फायदा होता है। यहां यह बात भी महत्वपूर्ण है कि जब किसी राज्य में पिछले चुनावों की तुलना में कम वोटिंग होती है तो उसके 2 कारण होते हैं। पहला, वोटर्स में सरकार बदलने का उत्साह कम होता है और दूसरा, कम वोटिंग परसेंटेज में चुनाव के नतीजे बहुत ज्यादा अप्रत्याशित नहीं होते। अब आपको बताते हैं कि इस बार कर्नाटक का किंग कौन बनेगा। इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को बहुत आराम से पूर्ण बहुमत मिलने की संभावना है। कांग्रेस की 224 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को सबसे ज्यादा 122 से 140 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 62 से 80 सीटें, जेडीएस को 20 से 25 और अन्य दलों को 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वोट शेयर के मामले में भी कांग्रेस बीजेपी से काफी आगे निकलती हुई दिख रही है। एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी को 42.5%, बीजेपी को 34.5% और जेडीएस को 16.5% वोट मिलने का अनुमान है और सीटों और वोटों के लिहाज से यह स्थिति पिछली बार के मुकाबले से काफी अलग है। 2018 में बीजेपी को सबसे ज्यादा 104, कांग्रेस को 78 और जेडीएस को 37 सीटें मिली थी। उस समय बीजेपी का वोट शेयर कांग्रेस से 2% कम था। 2018 में बीजेपी को 36.2%, कांग्रेस को 38% और जेडीएस को 18.3% वोट मिले थे। लेकिन इस बार कांग्रेस का वोट शेयर काफी बढ़ सकता है और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के वोट शेयर में अंतर 2% से बढ़कर 8% तक पहुंच सकता है और ये एक बहुत बड़ी बात है। 2013, 2008, 2004 और 1999 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें और वोट मिले थे वो भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं। 99, 2004, 8, 13, 18 में इंडिया टुडे के साथ ये एग्जिट पोल एक्सिस माई इंडिया ने किया है, जिसके सीएमडी प्रदीप गुप्ता अब हमारे साथ हैं और अब वो आप सबके सामने आकर बताएंगे कि कर्नाटक के एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल के कितने करीब हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए। थैंक यू। तो प्रदीप जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि शोर तो ये हो रहा था कि बीजेपी ने बहुत जबरदस्त चुनाव कैंपेन किया है और प्रधानमंत्री मोदी ने इतने अच्छे रोड शोज किए हैं, उसी से बहुत फर्क पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि उससे फर्क नहीं पड़ा। नहीं, देखिए, फर्क तो जरूर पड़ा है, लेकिन वो फर्क यहाँ पे सीटों में दिखाई नहीं देता है। उसका बड़ा कारण ये है कि पिछले बार भी मोदी जी ने इतनी ही शिद्दत से चुनाव प्रचार किया था, लेकिन उस समय फर्क ये था कि एंटी इनकम्बेंसी जो होती है, एक राज्य सरकार के खिलाफत जो होती है, वो दूसरे तरफ थी। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उसके खिलाफ था। तो उस समय जो बीजेपी जो है वो जब मोदी जी ने शुरू किया तो वो एक माइनस से शुरू नहीं कर रहे थे, एक प्लस प्लस से कर रहे थे। कांग्रेस माइनस की स्थिति में थी। आज इस चुनाव की सबसे बड़ी बात यह है, इस चुनाव की जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में बीजेपी की राज्य सरकार थी और इस बार जो है एंटी इनकम्बेंसी जो कहा जाता है, राज्य सरकार के खिलाफत,
3 मुख्यमंत्री देखे 5 सालों के अंदर कर्नाटक की जनता ने, पहले एचडी कुमारस्वामी, उसके बाद येदुरप्पा जी और उसके बाद बसवराज बोम्मई जी। तो राज्य सरकार का जो प्रदर्शन और प्रशासन रहा उसके प्रति विरोध लोगों को नजर आया। तो आप ये कहेंगे कि जो इस मैच का खलनायक है, यानी हर मैच में एक खिलाड़ी ऐसा होता है जिसने बहुत खराब प्रदर्शन किया होता है, कैच छोड़े होते हैं, खूब उसकी बॉलों की पिटाई होती है, रन दिए होते हैं, इस मैच में वो खिलाड़ी बोम्मई है। नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि एक खिलाड़ी है, पूरी टीम खेलती है, पूरी टीम जीतती है, हारती है, लेकिन ये कह सकते हैं कि हाँ, राज्य सरकार का प्रदर्शन, और बोम्मई जी को भी इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनको 1.5 साल का ही समय मिला। आप नहीं कह सकते, उसके पहले येदुरप्पा जी थे, उसके पहले एचडी कुमारस्वामी थे कांग्रेस के साथ अलायंस में। तो कहने का मतलब कुल मिला के यह है कि राज्य सरकार या राज्य प्रशासन या राज्य की जनता को जो है इसका लाभ नजर नहीं आया और उन्हें विकल्प तलाशने की कोशिश की। जरूरी नहीं है कि प्रशासन ठीक ना हो तो भी सरकारें बदल जाती हैं, जरूरी ये होता है कि विकल्प। उसके उलट देखिए कि सिद्धारमैया की जो सरकार थी 13 से 18, लोगों ने ऐसा समझा कि उनकी सरकार इन सरकारों से बेहतर थी जो कि पिछली 3 सरकारें थी। एक बात सबसे बड़ी वजह ये थी। दूसरी बड़ी वजह थी जेडीएस का प्रदर्शन। देखिए, जब कुमारस्वामी भी चीफ मिनिस्टर बने और लोगों को लगा कि यार ये जो जेडीएस है ये वोट कटुआ पार्टी के तौर पे नजर आ रही है, जो कि पिछले बार सिर्फ वो 1 साल सरकार चला पाए और उनके और कांग्रेस के एमएलए बीजेपी में शामिल हो गए। तो लोग आज की डेट में जीत के तरफ अपना मत देना चाहते हैं। तो एक सबसे बड़ा कारण जेडीएस अगर अच्छा प्रदर्शन करती तो बीजेपी को फायदा हो सकता था, और बीजेपी यही चाहती थी कि किसी तरह जेडीएस इस बार कुछ और अच्छे रन बना ले। बिल्कुल सही कहा आपने। जेडीएस की पूरी कहानी जो है ओल्ड मैसूरू रीजन में सीमित है, जिसमें 64 बहुत बड़ी सीटें आती हैं, जिसमें कि उनको पिछली बार 26 सीटें मिली थी। उनकी टोटल 37 सीटें आई, उसमें से 26 जो है वो ओल्ड मैसूरू रीजन से मिली थी और उसकी वजह से उनकी जीत हुई थी। इस बार जेडीएस का प्रदर्शन खराब हुआ ओल्ड मैसूरू रीजन में, तो बीजेपी का भी वोट शेयर बढ़ा है। देखिए 4% वोट शेयर बढ़ता दिख रहा है। पिछली बार 35% वोट शेयर जो मिला था कांग्रेस और जेडीएस को मिला था 35 और बीजेपी को 21 मिला था। इस बार हमारे सर्वे में जो है बीजेपी को 25 मिलता दिख रहा है, बढ़ रहा है 4%। लेकिन सबसे बड़ी न्यूज यह है कि वहां पर जेडीएस का वोट शेयर बहुत कम होता दिख रहा है 28%, और उसका इजाफा पूरा का पूरा कांग्रेस में दिख रहा है। और इसी तरह से जो मैंने कहा कंसोलिडेशन ऑफ जातिगत समीकरण भी, पिछले बार जेडीएस का गठबंधन था बीएसपी से। ये आप बात मानेंगे कि दलित सबसे बड़ा समुदाय है। ये भली कहते हैं कि लिंगायत निर्णायक भूमिका में होते हैं, लेकिन नहीं, लिंगायत के रहते बीजेपी आज तक कर्नाटक के अंदर 110 यानी बहुमत का आंकड़ा नहीं पार पाई। उसका सबसे बड़ा कारण है दलित, एसटी, आदिवासी, कुर्बा, जिससे कि खुद आते हैं सिद्धारमैया जी, और मुस्लिम और क्रिश्चियन भी 2% है। ये सब मिला के 45% बनता है कर्नाटक के अंदर। मुस्लिम और क्रिश्चियंस की बात की, एक तरफ बजरंगबली का नारा था, दूसरी तरफ बजरंग दल पर बैन करने का वादा था, और बजरंग दल पर बैन करने का फायदा मिल गया कांग्रेस को, और जय बजरंगबली के नारे का फायदा बीजेपी को नहीं मिला। इसको हम ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट में देख सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जमीन पे जब हम लोग जाते हैं, हम लोगों ने करीब 37,000 से ज्यादा लोगों से बात करी, और हमको नहीं लगता और कहीं पर भी ये समझ में नहीं आया कि कोई भी बजरंगबली या इस तरह की बातें भी कर रहा है। जनता केवल एक चीज देखती है कि भाई आपने पिछले बार क्या वादे किए थे और वो आपने क्या पूरे किए, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया आपके 5 साल के प्रशासन में, उसके अनुसार वो निर्णय लेते हैं। कोई भी चुनाव हो उसमें 3 बातें तो होनी होनी है। ये देखिए, मुस्लिम 13% जी, ईसाई 2% और 15% का एक इतना बड़ा चंक ये हो गया। और इसको सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने ये कहकर कि हम बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देंगे और मुस्लिम आरक्षण वापस ले आएंगे, ये कहकर उन्होंने 15% का ये जो कंसोलिडेशन है इसे कर लिया। प्लस दलित, और प्लस दलित उनके पास। दलित पिछली बार मैं वही कह रहा हूं, बीएसपी ने अलायंस में चुनाव लड़ा था जेडीएस के, तो जब भी मायावती या बीएसपी जाते हैं आज से 5 साल पहले, वो एक
फोर्स माना जाता है और वाकई में कुमार स्वामी जो है मुख्यमंत्री बन गए, वो किसी भी वजह से बने। लेकिन जो बीएसपी के अलायंस में जो लोगों ने बीएसपी को वोट दिया था, उन्होंने फिर उसको ठगा सा महसूस किया और वो सारा का सारा कंसोलिडेशन जो है वो कांग्रेस की तरफ हुआ। तो इसको आप 45% लीजिए। देखिए, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था, ये चारों के चारों दलित, आदिवासी, मुस्लिम, कुर्बा और क्रिश्चियन 45%, 15% के करीब लिंगायत और वोका लीगा भी 15% और बाकी ओबीसी। तो ये जो वोका लीगा 15% एक बाजू में चले जाते हैं, तो जो कुनबा बनता है वो 35 जो कि ओबीसी और लिंगायत का बनता है, जनरल सामान्य वर्ग का बनता है, और उसके साथ 15 वोका लीगा, जो 15 वोका लीगा बड़ी संख्या में लॉयन शेयर आज भी देते नजर आ रहे हैं, जेडीएस को देते हैं। तो ये जो कंसोलिडेशन यहाँ 45 की तरफ हुआ, इससे सारा का सारा फर्क पड़ा। और फ्री के माल वाली जो पॉलिटिक्स है, बिल्कुल वो कितनी चली? जो कांग्रेस ने कहा था कि पैसा बांटेंगे, महिलाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, बिजली पानी सब माफ कर देंगे, तो जो फ्री का माल है। देखिए, हम जब पूछते हैं किसको आपने वोट किया इस बार, तो जो भी आंसर आता है उनका, जिस भी पार्टी को किया, उसमें ये भी हम पूछते हैं कि भाई कोई खास वजह है कि क्यों इस पार्टी को वोट किया, कुछ तो ऐसा कारण रहा होगा। तो करीब ज्यादा लोग 41 से 34 से 35% लोग विकास बोलते हैं। विकास एक कॉमन चीज है, उसका कोई एक महत्व नहीं होता, विकास के लिए वोट किया। तो मैं अब बताता हूं बीजेपी के वोटरों ने, जिन्होंने बीजेपी को वोट किया, उसमें विकास छोड़ के 3 बड़ी वजह क्या थी। 19% बीजेपी के जो 100 वोटर हैं उसमें से 41% ने कहा विकास के लिए। नरेंद्र मोदी जी के लिए 19% सबसे बड़ा नंबर है, 19%। उसके बाद है एमएलए उम्मीदवार के लिए 13%, और तीसरा पसंद की पार्टी यानी लॉयल वोटर्स। ये 3 बड़ी बात है। अब कांग्रेस की तरफ आते हैं। तो विकास को अगर आप छोड़ दें और इनको अगर आप मिला लें तो 19%। ये बहुत बड़ा नंबर है। इतना बड़ा नंबर आज तक किसी भी स्टेट में प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम के ऊपर तो आप देखिए 19 जमा 11 जमा 13, ये वो हैं विकास के बिना, सिर्फ पार्टी की लॉयल्टी नरेंद्र मोदी और कैंडिडेट पे कितना बड़ा कैंडिडेट है। बिल्कुल। और वहीं कांग्रेस की तरफ बात करें तो जो 34% लोगों ने विकास की बात करी कांग्रेस से, 34% बड़ी थी। परिवर्तन होना चाहिए 10% परिवर्तन चाहते थे, जो मैंने कहा एंटी इनकम्बेंसी। उसके बाद महंगाई 9% और कांग्रेस द्वारा किए गए वादे 9%। प्रदीप जी, एक बात और दर्शकों के लिए हम बताते हैं, ये जो आप बता रहे हैं कांग्रेस का ब्रेकअप, इसमें कांग्रेस के नेतृत्व का कहीं जिक्र नहीं है। मोदी जी तो 19% वोट खींच रहे हैं, नहीं देखिए अपने लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी का नाम, खड़गे का नाम, सोनिया गांधी का नाम, उस पर कितने वोट आते हैं? बिल्कुल, वो हम लोग उसमें एक हो सकता है कि लोग कहेंगे तो हम उसका नाम रखते हैं, तो राहुल गांधी जी का भी नाम रखा था, बसवराज बोम्बई जी का भी नाम रखा था, और आपके खड़गे जी का भी नाम रखा था। वो सबका परसेंटेज, खासकर खड़गे जी का, और इनका वो मुख्यमंत्री है तो उनका परसेंटेज आना स्वाभाविक है बीजेपी के वोटर में, जो कि करीब 4% आ रहा है टोटल ओवरऑल में। लेकिन खड़गे जी और राहुल गांधी जी का 1% के नीचे है, यानी उसको हम रिपोर्ट भी नहीं, ये वोट खींचने की जो क्षमता है इन राहुल गांधी की या खड़गे की नहीं है। बिल्कुल। इस स्थिति में ये जो वोट आ रहा है कांग्रेस को, ये सिर्फ योजनाओं पर, वादों पर आ रहा है। योजनाओं, वादे और राज्य सरकार में अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का माहौल। 5 साल जो 3 मुख्यमंत्री रहे अलग अलग पार्टियों के भी, वोटर थक गया। वो जो है उसको देख के उनको लगता है यार वो जो सिद्धारमैया जी से, चलो इस बार उनको ट्राई कर लेते हैं पहले। तो वोटर ऐसा लगता है कि गुस्से में भी है और थक भी गया, और वोटर कह रहा है कि भाई अब पीछा छोड़ो, 5 साल मुझे किसी और को ट्राई करने दो। बिल्कुल, ये सही कहा। तो प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जब शनिवार को फाइनल नतीजे आएंगे तो हमारा भी इम्तिहान होगा, आपका भी बहुत बड़ी ये अग्नि परीक्षा होगी। बीजेपी की और कांग्रेस की अग्नि परीक्षा तो होगी, और उस दिन मैं ये चाहूंगा कि अगर आपका जो प्रेडिक्शन है, जैसा कि हमेशा सही निकलता है, उस दिन अगर सही निकला तो आज आप यहाँ वादा करके जाइए, ब्लैक एंड व्हाइट पर आप यहाँ डांस जरूर करेंगे। नहीं, हम खुशी जरूर जाहिर करेंगे। अब खुशी के तौर पे जो सामने आ जाएगा, आप जो ऑफर कर लेंगे वो कर लेंगे। प्रदीप जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार। एग्जिट पोल है, ये नतीजों में बदल गया तो फिर बीजेपी के लिए ये मैच जीतना असंभव है। बीजेपी हर बॉल पर भी रन बनाएगी, आखिरी ओवर में सारे छक्के भी मारेगी, तो भी लीड इतनी ज्यादा है कि बीजेपी के लिए ये कवर अप करना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये कांटे का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं है, ये वन साइडेड मैच है, एक तरफा मुकाबला है, और इसे कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही शानदार तरीके से जीता है। अगर सिर्फ एग्जिट पोल की हम बात करें तो कर्नाटक में इस बार का चुनाव बजरंग दल और बजरंग बली पर केंद्रित हो गया था अपने आखिरी ओवर में,
और एग्जिट पोल का अनुमान कहता है कि कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन लगाने का जो वादा किया उससे उसे बड़ा फायदा हुआ और वो मुस्लिम तुष्टीकरण करके मुसलमानों के पूरे वोट लेने में कामयाब हो गई। मुसलमान ही नहीं बल्कि ईसाइयों के वोट भी उन्होंने ले लिए। लेकिन बीजेपी ने बजरंग बली का जो मुद्दा बनाया उसका चुनाव में बीजेपी को फायदा कुछ खास नहीं हुआ। कर्नाटक में इस बार मुसलमानों ने एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है। कर्नाटक के मुसलमानों ने तय कर लिया था कि इस बार बीजेपी को हराना है, और चाहे वो हिजाब का मुद्दा हो और चाहे मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा हो और या फिर बजरंग दल पर बैन करने का मुद्दा हो। ये सारे मुद्दे ऐसे थे जिसने मुसलमानों को एकजुट कर दिया। अब अनुमान है कि कांग्रेस पार्टी को इस बार 88% मुस्लिम वोट मिले हैं और ये पिछले चुनावों की तुलना में 10% ज्यादा है। 2018 में कांग्रेस को मुसलमानों के 78% वोट मिले थे, जो एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार 88% हो गए हैं, जबकि बीजेपी को 2% और जेडीएस को मुसलमानों के 8% वोट मिलने के आसार हैं। बीजेपी को सोच लीजिए सिर्फ 2% मुसलमानों ने वोट दिया है, जबकि पिछली बार बीजेपी को 6% मुसलमानों ने वोट दिया था। यानी मुसलमानों ने भी अब बीजेपी से वापस कांग्रेस की तरफ रुख कर लिया। बीजेपी ने कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण को समाप्त करते हुए यह ऐलान किया था कि यह आरक्षण राज्य के लिंगायत और वोकालिंगा समुदाय के लोगों में 2-2% करके बांट दिया जाएगा। लेकिन इस फैसले का बीजेपी को फायदा नहीं हुआ। फायदा इसलिए नहीं हुआ कि इस फैसले से नाराज होकर मुसलमान तो सारे कांग्रेस पार्टी की तरफ चले गए, जिसने यह कह दिया था कि आप हमें वोट करिए, हम मुस्लिम आरक्षण वापस ले आएंगे। और बीजेपी ने जो ये 4% का आरक्षण हिंदुओं में और पिछड़ों में जो बांटा था, उन्होंने बीजेपी को कोई खास लाभ नहीं दिया। एग्जिट पोल में बीजेपी को लिंगायत समुदाय के इस बार भी 64% वोट मिले हैं और इन वोटों में कोई बदलाव नहीं हुआ। जैसे पहले मिलते थे वैसे ही इस बार भी मिले हैं, जबकि कांग्रेस को इस बार लिंगायत समुदाय के 20% वोट मिल गए हैं। ये बड़ी बात है। सोचिए, पिछली बार के मुकाबले कांग्रेस पार्टी को 4% ज्यादा लिंगायत वोट मिले हैं। 16% पिछली बार मिले थे, कांग्रेस को इस बार 20 मिले हैं। लेकिन बीजेपी के लिए नुकसान यह हो गया कि बीजेपी के पिछली बार भी 64% थे और इस बार भी 64% है। तो बीजेपी को मुसलमानों ने तो छोड़ दिया और लिंगायत जो थे, जो जितने थे, उनकी संख्या बढ़ी नहीं, नया वोटर नहीं आया। यानी कांग्रेस ने मुस्लिम आरक्षण को बहाल करने का वादा किया, लेकिन फिर भी उसे लिंगायत समुदाय के पहले से ज्यादा वोट मिल गए, जबकि बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण समाप्त करके इसका एक हिस्सा लिंगायत समुदाय को दिया था, लेकिन फिर भी लिंगायत समुदाय से वोटों का उसे कोई फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस को दलितों के भी सबसे ज्यादा वोट मिलने का अनुमान है। पिछली बार उसे दलितों के 46% वोट मिले थे और एग्जिट पोल में उसे इस बार 60% वोट मिलने का अनुमान है। यानी दलितों के भी 14% ज्यादा वोट कांग्रेस को मिल रहे हैं, जबकि बीजेपी को दलितों के 22% वोट मिले हैं और उसे इन वोटों में 5% का नुकसान हुआ है पिछली बार के मुकाबले। इसलिए दलित भी 5% छोड़कर वहां चले गए, मुसलमान भी छोड़कर वहां चले गए, लिंगायत जितने थे उतने ही रह गए, नए लोग आए नहीं। यह बीजेपी का नुकसान हो गया। यहां तक कि ईसाई धर्म के वोट भी सबसे ज्यादा कांग्रेस को ही मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा 68% ईसाई वोट, बीजेपी को 17% और जेडीएस को 5% ईसाई वोट मिलने का अनुमान है। और यह तब है जब प्रधानमंत्री मोदी हाल ही के दिनों में कई बार चर्चेज में गए हैं, कई बार उन्होंने पादरियों से, फादर से मुलाकात की है, उन्होंने कई बार जो क्रिश्चियन समुदाय है उससे बात करने के लिए उसके करीब जाने की कोशिशें की हैं, फोटो खिंचवाई हैं, वीडियोस बनवाए हैं जब वो चर्च गए थे। हमारे एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी की जीत के पीछे युवा वोटर्स को एक बड़ा कारण माना गया है। अनुमान है कि कर्नाटक में युवाओं के सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी ने जीते हैं। कांग्रेस पार्टी को 18 से 25 साल के और 26 से 35 साल के 44% लोगों को वोट मिला है, जबकि 36 से 50 साल के 42%, 51 से 60 साल के 36% और 61 से ज्यादा उम्र के लोगों के 37% वोट कांग्रेस पार्टी को मिले हैं। बीजेपी को 18 से 25 साल के 35% वोट मिले हैं, 26 से 35 वर्ष के लोगों के 32%, 36 से 50 वर्ष के लोगों के 34%, 51 से 60 वर्ष के 38% और 61 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के 40% वोट बीजेपी को मिले हैं। तो अगर आप ये देखेंगे
तो बीजेपी को इस बार जो युवा हैं उनके वोट कम मिल रहे हैं और बीजेपी को जो वृद्ध लोग हैं उनके वोट सबसे ज्यादा मिल रहे हैं। जैसे 61 वर्ष से ज्यादा के जो वोटर्स हैं उन्होंने बीजेपी को ज्यादा वोट दिया है। इसी तरह 51 से 60 वर्ष के जो हैं उन्होंने भी बीजेपी को ज्यादा दिया है। लेकिन उससे 18 साल से लेकर जो 50 साल के वोटर्स हैं उन सब ने बीजेपी की बजाय कांग्रेस को ज्यादा वोट दिया है, यानी युवाओं की जो पहली पसंद है। और ये वो हैं, इनमें छात्र होंगे, छात्रों के बाद युवा लोग होंगे जो रोजगार ढूंढ रहे हैं या अभी नया नया रोजगार जिन्हें मिला है, और उसके बाद जो प्रोफेशनल्स हैं वो हैं। तो आप सोचिए 18 साल से 50 साल की उम्र का जो व्यक्ति होता है उसने इस बार बीजेपी की बजाय कांग्रेस को वोट दिया है। यानी जो कामकाजी व्यक्ति है, जिसे जो कहीं ना कहीं काम कर रहा है, जो परिवार को चलाने वाला व्यक्ति है, जो परिवार का जो अर्निंग मेंबर है, उसने कांग्रेस को वोट दे दिया। कर्नाटक में 18 से 30 साल के 1 करोड़ 11 लाख युवा है और इनमें से ज्यादातर युवाओं ने कांग्रेस को वोट दिया है। इसके अलावा एग्जिट पोल का यह भी अनुमान है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक के किसान, मजदूर, बेरोजगार और गृहिणियों के भी सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। बीजेपी को किसके मिले हैं? देखिए, बीजेपी को मजदूरों के 27%, किसानों के 34%, बेरोजगार लोगों के 35% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को मजदूरों के 50%, किसानों के 36% और बेरोजगारों के 42% वोट मिलने की संभावना है। और कांग्रेस को गृहिणियों के भी 45% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को गृहिणियों के 35% वोट ही मिलने की संभावना है। तो इससे आप समझ पाएंगे कि चुनाव में कहां पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी से आगे निकल गई। और इसमें आपको एक पूरा ट्रेंड नजर आएगा, एक ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है। जो ट्रेडिशनल वोटर है बीजेपी का, जिसकी उम्र अब निकल चुकी है, जो विचारधारा में यकीन करता है, वो अभी भी बीजेपी के साथ है। जो मोदी का फैन है वो अभी भी बीजेपी के साथ है। लेकिन एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जिसे आप फ्लोटिंग जनसंख्या कहते हैं, जो बॉर्डर पर बैठी है, जो ये देखती है कि हमें किस में फायदा है, जिसे अपना परिवार का पेट भरना है, अपना परिवार चलाना है, जिसे रोजगार चाहिए, जिसे हर साल अपनी आमदनी बढ़ानी है। ये वो लोग हैं, ये छात्र हैं जिन्हें आगे चलकर नौकरी चाहिए। ये सारे लोग जो हैं ये देखते हैं कि हमें फायदा कहां हो रहा है, और उन्हें लगा कि फायदा कांग्रेस के साथ जाने में है, इसलिए वो कांग्रेस के साथ चले गए। और जो पुराने पारंपरिक वोटर्स हैं, मोदी के फैंस हुए, बीजेपी के जो की विचारधारा में यकीन करने वाले जो उनके पक्के वोटर्स हैं, आरएसएस वाले हैं, वो सारे आज भी बीजेपी के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी को महिलाओं और बेरोजगारों के लिए इसलिए भी ज्यादा वोट मिल रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने यह वादा किया था कि वो सरकार में आने पर हर परिवार की एक महिला को प्रति महीने 2000 रुपए देगी और बेरोजगार युवाओं को 3000 रुपए पर मंथ बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। यानी घर की जो बड़ी महिला है उसे 2000 रुपए हर महीने मिलेंगे और जो बेरोजगार युवा है उसे हर महीने 3000 रुपए मिलेंगे। और मुफ्त की इन रेवड़ियों ने कांग्रेस पार्टी को बेरोजगार और महिलाओं की पहली पसंद बना दिया। हमारे एग्जिट पोल में यह भी पता चला कि कर्नाटक में जिन परिवारों की प्रति महीने आय 20,000 या उससे कम है, उन लोगों ने कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट दिया है। ये वो लोग हैं जिन्हें पैसे की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। जिन परिवारों की मासिक आय 10,000 या उससे कम है, उनके कांग्रेस पार्टी को 44% वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी को ऐसे लोगों के 33% वोट मिले। इसी तरह जिन परिवारों की मासिक आय 10 से 20,000 रुपए के बीच है, उसमें से 41% कांग्रेस को मिले और 34% वोट बीजेपी को मिले। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी को किन मुद्दों पर वोट मिला है, कौन कौन से मुद्दे हिट हो गए, कौन से फ्लॉप हो गए। कर्नाटक में विकास के लिए बीजेपी को 41%, कांग्रेस पार्टी को 34% और जेडीएस को 32% वोट मिले। तो विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। परिवर्तन के लिए बीजेपी को 1%, कांग्रेस को 10%, जेडीएस को 9% वोट मिले। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस को 9% वोट मिले। इसी तरह बीजेपी को 19% वोट अकेले प्रधानमंत्री मोदी की वजह से मिले हैं। सोचिए, जो बीजेपी को टोटल वोट मिले हैं उनमें से 19% वोट तो लोगों ने आंख बंद करके सिर्फ मोदी के नाम पर दे दिए। तो मोदी के जो रोड शोज हो रहे थे, मोदी के जो भाषण थे, ये बेकार नहीं गए। 19% वोट
मोदी ने अकेले अपने दम पर, अपने ब्रांड पर, अपने नाम पर और अपने चेहरे पर बीजेपी को दिलवाया है। अब आप सोचिए, बीजेपी के पास अगर मोदी जैसा नेता ना होता तो कम से कम ये 19-20% वोट भी कट जाते। अब आप सोचिए बीजेपी कहां रहती, जेडीएस के बराबर आकर खड़ी हो जाती। कांग्रेस ने चुनाव में जो वादे किए थे और मुफ्त की योजनाओं की घोषणा की थी, उस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए 9% लोगों ने उसे वोट दिया, यानी बड़ा फायदा हुआ मुफ्त के माल का, 9% वोट बढ़ गए। जबकि बीजेपी ने जो वादे किए, उन वादों के मुद्दे पर उसे सिर्फ 1% वोट मिला, क्योंकि ये विचारधारा से जुड़े हुए वादे थे, ये वेलफेयर स्कीम्स से जुड़े हुए वादे थे। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस में फर्क ये है, बीजेपी और बाकी पार्टियों में फर्क ये है कि बाकी पार्टियां मुफ्त का माल देने का वादा करती हैं। वो कहती हैं आप बिल मत दीजिए, बिजली पानी माफ कर देंगे, आपको हर महीने घर बैठे बैठे बेरोजगारी का भत्ता दे देंगे, महिलाओं को पैसा दे देंगे, आपको जब बस में जाएंगे महिलाओं को किराया देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह की चीजें बाकी की पार्टियां देती है, जिसे हम मुफ्त की रेवड़ियां कहते हैं। बीजेपी फ्रीबीज में विश्वास नहीं करती, बीजेपी वेलफेयर स्कीम्स लाती है, जनता की भलाई के लिए अलग अलग योजनाएं लाती है और उन योजनाएं के तहत वो लोगों को लाभ पहुंचाती है। यह फर्क है। और इस बार जो मुफ्त के माल वाली जो रणनीति थी कांग्रेस की, वो जीत गई और वेलफेयर स्कीम्स हार गई। अगर आप देखेंगे तो बीजेपी को ज्यादातर वोट प्रधानमंत्री मोदी, पार्टी की लॉयल्टी और उनके उम्मीदवारों की वजह से मिल रहे हैं। ये तीन बड़े सबसे बड़े रीजन है बीजेपी को जो वोट मिल रहे हैं। मोदी का नाम, वो वोटर जो पारंपरिक रूप से बीजेपी के वोटर हैं, बीजेपी की विचारधारा में यकीन करते हैं, नंबर 2। और तीसरे वो वोटर जो बीजेपी के उम्मीदवार को पसंद करते हैं कि हमें इस उम्मीदवार को ही वोट देना है। जबकि कांग्रेस पार्टी को वोट राहुल गांधी, सोनिया गांधी और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे पर बिल्कुल नहीं मिले। कांग्रेस को जो वोट मिले हैं वो बीजेपी सरकार की अपनी गलतियां, यानी बीजेपी सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी वेव चल रही है उसकी वजह से, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की वजह से मिले हैं। और बीजेपी कर्नाटक में जो मैच हारती हुई दिख रही है, उस मैच के मुजरिम अगर आप कहें तो वो बसवराज बोम्मई हो सकते हैं, क्योंकि आखिरी बल्लेबाज वही थे। हालांकि अगर उनके साथ न्याय किया जाए तो उन्हें सिर्फ 1.5 साल का ही वक्त मिला था, तब तक मैच खराब हो चुका था, तब तक लक्ष्य बहुत मुश्किल हो चुका था। और बसवराज अगर आते भी, बोम्मई अगर आके कितनी भी बैटिंग कर लेते, कुछ खास होने वाला नहीं था। इसलिए पूरा दोष बोम्मई को भी नहीं दिया जा सकता। पूरा दोष इस बात पे दिया जा सकता है कि 3 बार आपने अपनी कप्तान बदला, कभी कोई आता है, कभी कोई टीम आती है, कभी कोई टीम आती है, और इस कारण ये मैच लगातार बीजेपी के हाथ से फिसलता चला गया। अब मैं आपको इस एग्जिट पोल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़कर बताता हूं, जिससे आपको कर्नाटक की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। मैंने कुछ चीजों को जो प्रदीप गुप्ता भी आपको जो बता रहे थे, एक तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जहां बीजेपी को चेहरे पर वोट मिल रहा है, विचारधारा पर वोट मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी को ना तो अपने नेताओं के चेहरे पर वोट मिला है, यानी ना उन्हें राहुल गांधी के चेहरे पर वोट मिला, ना सोनिया गांधी के, और ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे पर वोट मिला है। उनके जो वोटर्स हैं, जो उन्होंने अपने कारण बताए हैं कांग्रेस पार्टी को वोट देने के, उसमें नेताओं का चेहरा या नेतृत्व है ही नहीं। उसमें है राज्य का विकास और इसके अलावा वो कहते हैं महंगाई, परिवर्तन, इस तरह के जो मुद्दे हैं उस पर कांग्रेस का जो वोटर है वो आया है। सीएम उम्मीदवार के कारण भी 4% लोग कांग्रेस के साथ आए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आए हैं विकास के लिए। इस एग्जिट पोल में यह भी पूछा गया कि आप अपने अगले मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखते हैं, तो उसमें बसवराज बोम्मई को सिर्फ 15% लोगों ने अपना मुख्यमंत्री माना, लेकिन सिद्धारमैया को 27% लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए। एचडी कुमारस्वामी को भी, जो जेडीएस के नेता हैं, 15% वोट मिले। तो राज्यों के जो इसमें मुख्यमंत्रियों के तौर पर जो बात हुई है, जो सवाल पूछा गया है, बोम्मई को 15% लोगों ने वोट दिया है। 15% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि बीजेपी किसी को भी बना दे, हमें वो चाहिए, कोई भी बीजेपी किसी भी
अपने नेता को बना दे, हम उसको वोट दे देंगे। तो ऐसे भी लोग हैं। अब अगर ये एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो इसके 5 बड़े मायने होंगे जो आपको समझना होगा। पहला मायने, कर्नाटक की जीत राहुल गांधी के लिए एक रिवाइवल साबित होगी। राहुल गांधी का जो डूबता हुआ करियर है अभी तक, वो इससे दोबारा से जीवित हो उठेगा। हालांकि जो वोट पड़े हैं वो राहुल गांधी की वजह से नहीं पड़े हैं, ना ही उनके चेहरे की वजह से पड़े हैं। लेकिन टू बी फेयर विद राहुल गांधी ने मेहनत बहुत की है। मैं राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें अभी आपको दिखाता हूं। आप देखिए, कर्नाटक चुनाव में राहुल गांधी ने बड़ी मेहनत की है। देखिए, कभी बसों में जा रहे हैं लोगों के साथ, कभी जो डिलीवरी बॉयज हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ खाना खा रहे हैं, कभी उनके 2 व्हीलर पर बैठकर उनके साथ यात्राएं कर रहे हैं। तो ये बात माननी पड़ेगी कि राहुल गांधी ने मेहनत तो बहुत की है, उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। दूसरा, उन्होंने जो चुनाव प्रचार किया है वो बिल्कुल अलग तरीके से किया है। उन्होंने रोड शोज नहीं किए। वो सबसे अच्छी बात जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की है वो ये कि कांग्रेस पार्टी अब अपने स्ट्रांग पॉइंट्स को भी समझ गई है और अपने वीक पॉइंट्स को भी समझ गई है। और राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं अब वो इस बात को समझ गए हैं कि राहुल गांधी की कमजोरियां क्या हैं और राहुल गांधी की मजबूत चीजें कौन कौन सी हैं। अब वो कमजोरियों पर नहीं खेलना चाहते। अब वो समझ गए हैं कि राहुल गांधी वो नेता नहीं है जिनका रोड शो कराया जाए और वहां हजारों लाखों की भीड़ आ जाए। राहुल गांधी वो नेता नहीं है जिनकी पब्लिक रैली कराई जाए और वहां रैली में वो इतना जबरदस्त भाषण कर दें कि भाषण सुन के ही लोग कांग्रेस को वोट दे दें। अब जाकर इतने वर्षों के बाद कांग्रेस पार्टी को और खुद राहुल गांधी को यह बात समझ में आया। राहुल गांधी वो नेता हैं जो 1-to-1 कांटेक्ट जब करते हैं तो कहीं ज्यादा असरदार होते हैं। जब वो इंडिविजुअली एक व्यक्ति के तौर पर दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं, सरलता से सादगी से बात करते हैं, बच्चों से मिलते हैं, महिलाओं से मिलते हैं, युवाओं से मिलते हैं, तो जो उनकी जो बातचीत होती है वो कहीं ज्यादा उसमें वार्मथ दिखाई देती है, वो कहीं ज्यादा सहज होती है और वो बातचीत कहीं ज्यादा ईमानदार नजर आती है। और यही राहुल गांधी का स्ट्रांग पॉइंट है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी क्योंकि प्रधानमंत्री हैं और उनकी शख्सियत इतनी बड़ी है, वो ये नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी का जो स्टाइल है कैंपेनिंग का, देखिए वो ये है। नरेंद्र मोदी करिश्माई नेता है। वो अगर सड़क पर निकल जाएं रोड शो में तो हजारों लाखों की भीड़ सिर्फ देखने के लिए आ जाती है, या मैं ये कहूंगा कि सिर्फ दर्शन करने के लिए आ जाती है। तो वो ऐसे नेता हैं जिन्हें लोग देखने आते हैं, जिनके दर्शन करने आते हैं, जिन्हें दूर से नमस्कार कर लेते हैं। तो ये उनका स्टाइल है। नरेंद्र मोदी के लिए संभव नहीं है कि वो कैंटीन में जाकर, बस में जाकर, ट्रेन में जाकर लोगों से इस तरह खुलेआम बातचीत कर सकें। एक तो उनकी सिक्योरिटी इतनी है कि और सिटिंग प्रधानमंत्री होते हुए उनके लिए ये करना संभव नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के ऊपर अब ऐसी कोई बंदिश नहीं है, इसलिए वो अब इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। तो राहुल गांधी ने इस बात को अब समझ लिया है। इसीलिए आपने देखा होगा कभी राहुल गांधी दिल्ली यूनिवर्सिटी की कैंटीन में चले जाते हैं, छात्रों से मेस में चले जाते हैं छात्रों से बात करने के लिए, कभी यूट्यूबर से बात कर रहे हैं। और जब आपने देखा होगा भारत जोड़ो उन्होंने यात्रा निकाली थी, उस दौरान भी वो आम लोगों से लगातार मिल रहे थे। तो अब आप ये समझ लीजिए कि राहुल गांधी उस तरह के मास लीडर या करिश्माई नेता नहीं है जो कि भीड़ जुटा सके। लेकिन जब वो छोटे छोटे ग्रुप्स में लोगों से बात करते हैं, फिर उनका वीडियो बनता है, उनकी तस्वीरें खींची जाती हैं, तो जो लोग उनसे नहीं भी मिले होते वो तस्वीरें इतनी सुंदर और प्यारी होती हैं कि लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि राहुल गांधी कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे बीच का ही है। शायद ऐसा व्यक्ति है जैसा हमारे कोई पड़ोस में रहता है, द बॉय नेक्स्ट डोर। बॉय कहना तो अब उनके लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, वो बॉय की उम्र से तो ऊपर निकल गए हैं, लेकिन हाँ एक फीलिंग वैसी आती है कि वो एक आम व्यक्ति की तरह अब आ गए हैं। तो ये राहुल गांधी को भी अब थोड़ी अकल आ गई है कि वो एक राजकुमार की तरह जैसे पहले चला करते थे, एक राजा राजसी खानदान में जो पैदा हुआ व्यक्ति पहले वैसे चला करते थे, अब उसकी बजाय वो आम आदमी की तरह केजरीवाल स्टाइल वो राजनीति अब कर रहे हैं। दूसरा, ये जीत कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी एक संजीवनी का काम करेगी और वो इस जीत से अपनी स्थिति को पार्टी अध्यक्ष के रूप में इससे मजबूत करेंगे, क्योंकि कर्नाटक उनका वैसे भी गृह राज्य था और यहां पर उनकी इज्जत दांव पर लगी हुई थी। और अगर कांग्रेस जीत जाती है तो 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे खुद को एक बड़ा नेता साबित करने में कामयाब हो जाएंगे। एक ऐसा नेता जो पार्टी को लीड कर सकता है और पार्टी को जिता सकता है।
तीसरा, ये जीत कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी के महत्व को और बढ़ा देगी और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार सोनिया गांधी ने कर्नाटक में प्रचार किया कांग्रेस के लिए और इससे कांग्रेस को फायदा हुआ। इससे होगा ये कि अब सोनिया गांधी और ज्यादा सक्रिय हो जाएंगी और 2024 के लिए जब गठबंधन बनेगा या यूपीए का रिवाइवल होगा या दूसरी पार्टियों से मिलने जुलने की बात आएगी तो सोनिया गांधी को अब और ज्यादा सक्रिय होने में मदद मिलेगी। अब सोनिया गांधी वापस सबसे बड़े नेता के तौर पर विपक्ष में अपने आप को प्रस्तुत कर सकती है। चौथा, यह जीत लोकसभा में भी असर डालेगी। चुनाव में 2019 में बीजेपी ने कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से 25 जीती थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। लेकिन अगर कर्नाटक में कांग्रेस विधानसभा का चुनाव जीत जाती है और उसके बाद शुरू के 1 साल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाती है तो हो सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिल जाए। पांचवा, भारत अभी कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बनने जा रहा है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने यह नारा दिया था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि कांग्रेस मुक्त भारत हाल फिलहाल बनने वाला है। कांग्रेस ने कुछ ही महीने पहले हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को हराया और अब कर्नाटक में भी उसने बीजेपी को हरा दिया और इससे देश के 4 राज्यों में अब उसकी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन जाएगी और 4 राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अब कर्नाटक में भी अगर हमारा ये एग्जिट पोल सही रहा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाएगी। एक और बात, अब जब लोकसभा का चुनाव होगा और विपक्षी दलों का जो गठबंधन बनेगा जिसमें ममता बनर्जी जैसे नेता भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, वो अभी तक कांग्रेस पार्टी को बहुत हल्के में ले रहे थे। वो राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मानना चाहते थे और वो कांग्रेस पार्टी को कहते थे कि अब आप पीछे रहिए, हम बड़े नेता हैं, हमारी पार्टी ज्यादा बड़ी है, हम आगे रहेंगे। लेकिन इस जीत के बाद कांग्रेस पार्टी वापस विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं से बार्गेन कर सकती है और कांग्रेस पार्टी ये कह सकती है कि जो गठबंधन बनेगा विपक्ष का वो हमारे लीडरशिप में ही बनेगा, क्योंकि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, 4 राज्यों में सरकार चला रहे हैं। कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी के लिए सीख ये है कि वो कर्नाटक में डबल इंजन को प्रभावशाली नहीं बना पाई। बार बार मोदी जी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते हैं डबल इंजन की सरकार लीजिए, लेकिन डबल इंजन की सरकार या डबल इंजन का नारा वहां काम करता है जहां दोनों इंजन जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, दोनों इंजन फायर कर रहे हो। अब यहां पर कर्नाटक में उसका एक इंजन तो बड़ा मजबूत था, वो था मोदी वाला इंजन। वो इंजन तो टर्बो चार्ज इंजन था, वो बड़ा जबरदस्त इंजन था, लेकिन दूसरे इंजन में से धुआं निकल रहा था, दूसरा इंजन काम ही नहीं कर रहा था। और ये जो बोम्बई वाला इंजन था, यानी जो स्टेट मशीनरी वाला इंजन था, इसमें से धुआं निकल गया और इस वजह से लोगों को इस डबल इंजन से ज्यादा फायदा नहीं दिखाई दिया। इसलिए बीजेपी के लिए इन चुनावों में सीखने के लिए बहुत कुछ है। पहली बात तो यह है कि ये डबल इंजन हर जगह नहीं चलता। डबल इंजन वहां चलता है जहां दोनों इंजन जबरदस्त तरीके से हों। अब एक इंजन बीजेपी का बहुत बढ़िया है जो केंद्र का इंजन है, लेकिन स्टेट में, राज्य में जो इंजन है वो बीजेपी के साथ कमजोरी ये आ रही है कि बीजेपी के जो राज्य वाले इंजन हैं वो बड़े छोटे हैं और उनमें से बहुत जल्दी धुआं निकलने लगता है। इसलिए ये डबल इंजन का जो फॉर्मूला है ये बीजेपी का हर जगह नहीं चलेगा। दूसरी बड़ी बात यह है जो हम बार बार आपसे बात कर रहे हैं कि ये भारत के वोटर के लिए भी सीखने वाली बात है कि एक तरफ जय बजरंग बली का नारा है और दूसरी तरफ बजरंग दल पर बैन करने का नारा है। और बजरंग दल पर बैन करने की वजह से कांग्रेस को तो फायदा हो गया, लेकिन बजरंग बली का नारा देकर बीजेपी को लाभ नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अब देखना यह है कि जब फाइनल नतीजे आएंगे 13 तारीख को, क्या वो नतीजे भी यही बात कहेंगे जो आज हम कह रहे हैं। आज मैंने आपके लिए जो विश्लेषण किया है वो इस डेटा का किया है। जो डेटा मेरे हाथ में है इस डेटा का विश्लेषण मैं कर रहा हूं, इस एग्जिट पोल का मैं विश्लेषण कर रहा हूं। नतीजे अगर ऐसे हुए तो यह विश्लेषण फिट बैठेगा, लेकिन अगर आखिरी नतीजे जो आएंगे उस दिन 13 तारीख को अगर वो नतीजे अलग हो गए तो फिर उसका अलग से विश्लेषण करना पड़ेगा। एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते, आपको यह भी बता दें। एग्जिट पोल अक्सर गलत भी हो जाते हैं और एग्जिट पोल सिर्फ आपको एक संकेत देते हैं, आपको बताते हैं हवा किस तरफ बह रही है, कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है। और आज शाम को ज्यादातर जो एग्जिट पोल हुए हैं, ज्यादातर वो सब यही कह रहे हैं
कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से कहीं ज्यादा आगे चल रही है और अच्छी महत्वपूर्ण सिचुएशन में है। बस फर्क इतना है, कुछ एग्जिट पोल कांग्रेस पार्टी को 113 का जो फिगर है, 113 अगर उन्हें मिल गए तो सरकार बन जाती है। 113 के आसपास या 113 से 4-5 सीटें कम दिखा रहे हैं और कुछ 113 के पार दिखा रहे हैं। हमारा जो एग्जिट पोल है वो ये बता रहा है कि कांग्रेस की सरकार बड़े आराम से बन जाएगी। कांग्रेस जो है वो 122 से 140 सीटें जीत रही है और ये ऐसी स्थिति है जहां उसे कोई भी सरकार बनाने से अब रोक नहीं सकता। और अगर यही सही हुई टैली तो बीजेपी तो अब इतनी पीछे है कि वो चाहकर भी कुछ खास कर नहीं पाएगी। अब आपको जल्दी से पाकिस्तान लेकर चलते हैं, जहां इमरान खान ने आज कहा है कि उनकी जान को खतरा है और पाकिस्तान की सेना जेल में ही उनकी हत्या करवा सकती है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट आज इमरान खान ने दिया है। उन्होंने पाकिस्तान की एक अदालत को आज बताया कि उन्हें जेल में बहुत यातनाएं दी जा रही हैं और उन्हें पिछले 24 घंटे से वॉशरूम भी नहीं जाने दिया गया है, यानी 24 घंटे से वो टॉयलेट नहीं गए हैं और उनकी हालत बहुत खराब है। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे डॉक्टर से जल्दी से मिलवाइए। उन्होंने अदालत में इस बात की भी आशंका जताई कि जेल में उनकी स्लो पॉइजन देकर हत्या कराई जा सकती है और इसके लिए उन्होंने मकसूद चपरासी नाम के एक व्यक्ति का जिक्र किया है। आपको बताते हैं ये मकसूद चपरासी कौन है। ये व्यक्ति पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रमुख गवाह था, जिसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। और इमरान खान का आरोप है कि शहबाज शरीफ के परिवार ने स्लो पॉइजन देकर उसकी हत्या करवा दी और उनसे ऐसी दवाइयां दी जाती थी, ऐसे इंजेक्शन दिए जाते थे जिससे उसका ये जो हार्ट अटैक से मौत हुई है ये प्राकृतिक लगे, नेचुरल लगे। लेकिन सही बात यह है कि उसके शरीर को ऐसा कर दिया गया कि वो धीरे धीरे अपने आप ही मर गया और इसी तरह से उनकी भी हत्या कराई जा सकती है। इसके अलावा इमरान खान के वकील ने कोर्ट में कहा कि सुबह से उनके सीने में तेज दर्द हो रहा है और इसके लिए उन्हें इलाज की जरूरत है, उन्हें अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन उनका इलाज नहीं करवाया गया। आज का दिन इमरान खान के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। इमरान खान और उनकी पार्टी से जुड़े 3 मामलों में आज पाकिस्तान की अलग अलग अदालतों में सुनवाई हुई और इन तीनों मामलों में अदालत का कोई भी फैसला उनके पक्ष में नहीं आया। पहला मामला उनके अल कादिर ट्रस्ट से जुड़ा है, जिसमें उन्हें कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था और इस मामले में उन्हें 8 दिन तक नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की हिरासत में भेज दिया गया। दूसरा मामला उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सरकारी तोशेखाने के तोहफों को बेचकर लाभ कमाने का है और यह काफी पुराना मामला है, जिसमें आज एक एडिशनल सेशन कोर्ट ने इमरान खान को दोषी ठहरा दिया और उनके खिलाफ आरोप भी तय कर दिए, तो इसमें भी फंस गए। इसके अलावा आज इमरान खान की पार्टी पीटीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दी गई और उनकी गिरफ्तारी पर रोक की मांग की गई थी, लेकिन इस पर कब सुनवाई होगी इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया और ना ही सुनवाई की। इस सब के बीच पाकिस्तान में हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी हैं और उसकी वजह से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में अनुच्छेद 245 लगा दिया गया है। आर्टिकल 245 के मुताबिक अगर पाकिस्तान की सरकार को ऐसा लगता है कि देश के किसी क्षेत्र, प्रांत या शहर में बाहरी आक्रमण या गृह युद्ध के खतरे की आशंका है, तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की सरकार देश की सेना और दूसरे सशस्त्र बलों को उस क्षेत्र और प्रांत में भेज सकती है और जब इस अनुच्छेद को लागू किया जाता है तो वहां पर सेना को पाकिस्तान की सरकार के अधीन रहते हुए उसके निर्देशों का पालन करते हुए कार्रवाई करनी होती है, यानी पूरा कंट्रोल सेना के हाथ में आ जाता है। और अनुच्छेद 245 का मतलब यह है कि अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का पूरा नियंत्रण पाकिस्तान की सेना के पास है और सेना वहां जैसे चाहे वैसे कार्रवाई कर सकती है और इस खेल में सेना के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भूमिका भी अहम है, क्योंकि सेना अभी जो भी कदम उठाएगी उसे उसकी जानकारी या उसके लिए निर्देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेना होगा। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की स्थिति अभी मार्शल लॉ तक तो नहीं पहुंची है, लेकिन इससे ज्यादा दूर भी नहीं है। यह लगभग मार्शल लॉ जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जहां सेना सारे बड़े फैसले लेगी, सब कुछ सेना के कंट्रोल में है और सेना और सरकार मिलकर शासन चलाएंगे। और इस बार ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं और सेना वो एक ही टीम में खेल रहे हैं और दोनों का मकसद एक ही है,
इमरान खान को रास्ते से हटाना। कि जिस प्रांत या इलाके में यह अनुच्छेद लागू होगा, वहां पाकिस्तान की सरकार द्वारा लिए गए किसी भी फैसले को अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती और इस दौरान अनुच्छेद 199 भी मान्य नहीं होगा। अनुच्छेद 199 मानव अधिकारों से जुड़ा है, जिसका उल्लंघन होने पर लोग हाईकोर्ट में सरकार या सेना के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। यानी अब आप बात को समझिए कि पाकिस्तान में सेना अब जो चाहे फैसला करे, चाहे किसी को गोली मार दे, किसी को गिरफ्तार कर ले, किसी को जेल में डाल दे, किसी को यातनाएं दे, ऐसे किसी अत्याचार को अब वहां गैर कानूनी और गलत नहीं माना जाएगा। ना ही ऐसे किसी भी अत्याचार के खिलाफ वहां के नागरिक अदालत में जा सकते हैं, ना ही पुलिस में रिपोर्ट करा सकते हैं। यानी उनके जो नागरिक अधिकार हैं एक तरीके से सब के सब ले लिए गए हैं। अब इस सवाल पर आते हैं कि इस अनुच्छेद को क्यों लगाया गया। पूरी दुनिया को यह लग रहा है कि पाकिस्तान की सरकार सेना की मदद से पंजाब में भड़की हुई हिंसा को रोकना चाहती है, लेकिन यह सच नहीं है। सच यह है कि वो हिंसा को नहीं बल्कि पंजाब में होने वाले चुनावों को रोकना चाहती है और इसमें उसे सफलता मिल चुकी है। पिछले महीने की 4 तारीख को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पंजाब प्रांत में किसी भी सूरत में 14 मई को चुनाव कराए जाएं और पाकिस्तान की सरकार और वहां के चुनाव आयोग पर इस पर अमल करना होगा। यानी इसी 14 मई तक, इस 14 मई को पंजाब में चुनाव होने वाले थे, वहां की विधानसभा के चुनाव, और इस आदेश के हिसाब से पाकिस्तान की सरकार पंजाब प्रांत में इसी रविवार को चुनाव कराने के लिए बाध्य थी। इन चुनावों को अब टाला नहीं जा सकता था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। लेकिन अब इसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने इमरान खान की गिरफ्तारी का यह पूरा षड्यंत्र रचा, क्योंकि सरकार इस बात को जानती थी कि जब इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा तो उनके समर्थक हिंसक विरोध प्रदर्शन करेंगे और उन्हें रोकने के नाम पर हम पंजाब में अनुच्छेद 245 को लागू कर देंगे। अब इस बात को आप समझिए कि पाकिस्तान में इमरान खान के जो समर्थक हैं वो हजारों की संख्या में निकल आए। उन्होंने कल आर्मी हेडक्वार्टर पर भी हमला कर दिया, लेकिन कल आपने देखा होगा आर्मी ने कुछ नहीं किया, आर्मी ने कोई गोली नहीं चलाई। सेना ने उनके साथ बड़ी नरमी से बर्ताव किया और सेना के जो बड़े बड़े कमांडर्स थे उनके घरों को जला दिया गया, तोड़ फोड़ कर दी गई और किसी ने कुछ नहीं किया। आर्मी ने, वहां की सेना ने इस सब को होने दिया। क्यों? इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि पहले यह प्रदर्शन एक बहुत बड़ा विकराल रूप ले ले, एक जिसको कहते हैं सिविल वॉर जैसी स्थिति, गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाए और फिर अचानक से सेना आएगी और सब कुछ अपने हाथ में ले लेगी इस सबको रोकने के नाम पर, और उसके बाद सेना को जबरदस्त शक्तियां मिल जाएंगी। इस अनुच्छेद को लागू करने का मतलब यह है कि पंजाब में अब चुनाव नहीं होगा और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कई महीनों से इसी की कोशिश कर रहे थे। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना पंजाब में चुनाव क्यों नहीं चाहती? तो इसका कारण है हार का डर। पंजाब प्रांत का मतलब है आधा पाकिस्तान, ये सबसे बड़ा प्रांत है वहां का। पाकिस्तान की कुल आबादी है 20 करोड़ 78 लाख, जिसमें से आधी आबादी यानी 10 करोड़ से ज्यादा लोग अकेले पंजाब प्रांत में रहते हैं। इसलिए जब वहां पंजाब प्रांत में चुनाव होते हैं तो इसे आम चुनाव के बराबर ही माना जाता है, यानी आधे पाकिस्तान का चुनाव, 10 करोड़ लोगों का चुनाव। और पंजाब में इमरान खान के जीतने की पूरी संभावना थी क्योंकि इस समय वो पाकिस्तान में सबसे लोकप्रिय नेता हैं और इसीलिए शायद शहबाज शरीफ को यह लगा कि इमरान खान को रोकना बहुत जरूरी है। अगर ये चुनाव हो गए तो इमरान खान की जीत तय है, क्योंकि इससे पहले जो बाई इलेक्शन हुए हैं उनमें भी इमरान खान की पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और इमरान खान को रोकने का एक ही तरीका था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, उनके ऊपर एक के बाद एक इतने मुकदमे चलाए जाए, फिर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते। और अब कोशिश ये भी होगी कि उनकी पूरी पार्टी को ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए कि पार्टी भी चुनाव में शामिल नहीं हो पाएगी, और उसके लिए ये सब कुछ किया गया। ये नाटक है। इसके अलावा आज शाह महमूद कुरैशी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो इमरान खान के बाद उनकी पार्टी में नंबर 2 के नेता हैं और पार्टी उपाध्यक्ष के साथ उनकी सरकार में विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। इमरान खान की सरकार में वित्त मंत्री रहे असद उमर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सब के बीच इमरान खान इस समय पाकिस्तान में विक्टिम कार्ड खेलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, विक्टिम कार्ड हर जगह खेला जाता है, भारत में भी, पाकिस्तान में भी। लेकिन इस तरह का घटनाक्रम अगर भारत में हुआ होता तो इमरान खान अब तक, और अगर वो भारत के नेता होते और ये भारत में हो रहा होता, तो वो विक्टिम कार्ड की जगह अब तक ये मुस्लिम कार्ड खेल चुके होते
और ये कहते कि क्योंकि वो मुसलमान हैं इसलिए उन्हें सरकार जेल में डाल रही है, क्योंकि भारत में अपराध को धार्मिक रंग देना बड़ी आम सी बात है। आपको याद होगा अतीक अहमद का मामला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब अतीक अहमद की हत्या हुई और जो कुछ उसके साथ हुआ, उसमें भी अतीक अहमद ने मुस्लिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया था और कहा था कि क्योंकि मैं मुसलमान हूं इसलिए मेरे साथ हो रहा है, ये सब हो रहा है। अब देखिए, अब आप एक इस्लामिक देश में चलिए, पाकिस्तान, वहां पर मुसलमान ही मुसलमान के साथ ऐसा कर रहा है। इसलिए इमरान खान अब वहां मुस्लिम कार्ड तो नहीं खेल सकते। मुस्लिम कार्ड वो तब खेल पाते जब वो भारत के नागरिक होते, भारत के नेता होते, लेकिन अब वो विक्टिम कार्ड जरूर खेल रहे हैं। और अगर आप फिर से शुरुआत नहीं करोगे तो लड़ोगे कैसे, और अगर लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। नमस्कार।